जिनके घर में परदादी हों वो ध्यान रखें। रात को कभी भी परदादी के साथ मत सोना, वरना अगले दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी दसों उंगलियां कटी हुई हैं। मुझे खुद पर गुस्सा है। मुझे गोलू को गले लगाकर नहीं सोना चाहिए था। यह मेरी गलती है कि मैंने चूहे पर नजर नहीं रखी और चूहे ने गोलू की उंगलियां खा लीं। गोलू सिर्फ 3 साल का है, आगे उसकी जिंदगी कैसे जाएगी। चूहे ने गोलू की उंगलियां काटी तो वो जरूर रोया होगा। तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दिया? मैं कानों से ऊंचा सुनती हूँ, ठीक से सुन नहीं पाती। हमारी बड़ी अम्मा 109 साल की हैं। उनकी सेहत बहुत अच्छी है। मुंह भर के दांत हैं। जो हड्डियां मैं चबा नहीं सकती वो बड़ी अम्मा चबा देती हैं। उनके दांत बहुत तेज हैं, पतले, लंबे और नुकीले। जब वो मुस्कुराती हैं और पूरे दांत दिखते हैं तो देखने में थोड़ा डर लगता है। बड़ी अम्मा की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बाबूजी ने छोटे काका को एक लात मारी और गुस्से से बोले, अपनी दादी से इस तरह बात करते हो, बेशर्म कहीं के। बाबूजी बड़े फर्जशनास बेटे हैं, बड़ी अम्मा का बहुत ख्याल रखते हैं और हर बात में उनकी मानते हैं। कल मैं शकुंतला और बच्चे को लेकर शहर वापस जाऊंगा। हरामजादे, तू बगावत करेगा। भूल गया इस बार तू यहाँ किस लिए आया है? अगर तूने यह जरूरी काम बिगाड़ा तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। छोटे काका इस बार पुरखों की पूजा के लिए आए थे। 3 दिन बाद पूजा का दिन था। हमारे गांव में रिवाज है कि उस दिन गांव के सभी मर्दों को हाजिर होना जरूरी है। जो नहीं आता उसे बेवफा और नाफरमान समझा जाता है और उसकी सबके सामने बेइज्जती की जाती है। गोलू की उंगलियां तो गई, मेरा मन पूजा में कहाँ लगेगा? उंगलियां गई तो गई, उसे फेंक दो। बेकार को पालकर क्या करोगे? वैसे भी शकुंतला के पेट में एक और है। चलो बस करो, ये मेरी गलती है। मुझे ही गोलू को इतना प्यार नहीं करना चाहिए था। आप यह मत कहिए, मैं आपको पश्चिमी कमरे में छोड़ आती हूँ, आराम करिए। ये कहते हुए मैंने बड़ी अम्मा को पीठ पर उठाया और पश्चिमी कमरे में ले गई। गोलू को चूहे ने काटा। दादी को सुनाई क्यों नहीं दिया? तब मैंने भी अपना हाथ उठाया। मैं अपने चचेरे भाई से किस्मत से बेहतर थी। चूहे ने सिर्फ मेरी एक छोटी उंगली काटी थी और दर्द से मेरी आंख खुल गई। मुझे याद है कि उस वक्त बड़ी अम्मा ने ही चूहे को भगाया था। सुरेश, घर में चूहे पकड़ने का जाल कहाँ है? मैं इस घर के चूहों को पकड़ कर रहूंगी। घर का जाल तो कब का खो गया, चूहे पकड़े नहीं जाते। दादी की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि मैं भी आंगन में आ गई और घर के अंदर चिल्लाई, सब बाहर आओ, बाजार जाकर 1 किलो भेड़ की हड्डियां खरीदो और रमेश कसाई से कुछ साफ सुथरी हड्डियां भी मांग कर लाओ। ठीक है। हमारे घर में अक्सर हड्डियां आती थीं क्योंकि मांस बहुत महंगा था और हड्डियां सस्ती थीं। हर बार हड्डियां उबालकर शोरबा पिया जाता और बाद में हड्डियों की छड़ें बड़ी अम्मा के कमरे में ले जाई जाती थीं। न जाने वो उनका क्या करती थीं। गांव में लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा घर हड्डियां खरीदता है, इसलिए रमेश कसाई ने 2 तोले मांस भी काट कर दे दिया। रमेश कसाई ने 2 तोले दुबला मांस काट कर दिया। मैं खुश थी। मैं हड्डियां उठाकर घर की ओर चली तो रास्ते में एक बूढ़ी भिखारन मिली। बच्ची, मैं 3 दिन से भूखी हूं, क्या तुम वो 2 तोले मांस मुझे दे सकती हो? मांस तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम मेरे साथ घर चल सकती हो। घर में रोटी है। बच्ची, तुम्हारे घर मैं नहीं जा सकती। तुम्हारे घर में इंसान खाने वाला बूढ़ा भूत है। क्या? कैसी बातें कर रही हो? बच्ची, तुम्हारी बड़ी अम्मा को 40 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन वो जाने से मना कर रही हैं और अब तक जी रही हैं। अगर वो इसी तरह जीती रहना चाहती हैं तो उन्हें मांस खाना पड़ता है। झूठ, मेरी बड़ी अम्मा भूत नहीं है। बच्ची, मैं देख रही हूं कि तुम्हारा दिल नेक है, इसलिए तुम्हें बता रही हूं। ये रक्षा थैली लो और इसे चुपके से अपनी बड़ी अम्मा की जेब में डाल देना। जब सही वक्त आएगा तो वो अपना असली रूप दिखाएंगी। बुढ़िया भिखारन ने थैली मेरे हाथ में थमाई और पलक झपकते ही वो हवा में गायब हो गई। मैं अभी आंगन में पहुंची ही थी कि देखा, शकुंतला काकी गोलू को गोद में लिए धूप में बैठी हैं। काकी, बाबूजी और वो सब कहाँ हैं? वो पहाड़ पर गए हैं। शकुंतला काकी की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि बड़ी अम्मा पश्चिमी कमरे से बाहर आ गईं। सूरजी, हड्डियां आ गईं, जल्दी खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। शकुंतला, मैं गोलू को देख लेती हूँ। फिर बड़ी अम्मा शकुंतला काकी के पास पहुंची और सीधे गोलू को लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। आप उम्रदराज हैं। सूरजी, गोलू को देख लेगी। सूरजी, तुम गोदाम के दरवाजे पर गोलू को खिलाकर देखना, मैं खाना बनाने जाती हूँ। जी। फिर बड़ी अम्मा ने शकुंतला काकी की पीठ को बड़ी खतरनाक और गुस्सैली नजरों से घूरा। बड़ी अम्मा की आंखें बहुत डरावनी थीं, बेहद तीखी और क्रूर। रात को मुझे बुढ़िया भिखारन की दी हुई थैली याद आई। जब बड़ी अम्मा का ध्यान नहीं था, मैंने चुपके से थैली उनकी जेब में डाल दी। थोड़ी देर बाद बड़ी अम्मा पश्चिमी कमरे में सोने चली गईं। सूरजी, जा पश्चिमी कमरे में और अपनी बड़ी अम्मा के साथ सो। मैं कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी। बाबूजी ने मुझे भी गुस्से की नजर से देखा। पश्चिमी कमरे में नहीं जाना तो मत जा, थोड़ी देर में खुद चली जाएगी। नहीं, मुझे नहीं जाना। बाबूजी ने यह बात कही ही थी कि मुझे खींचकर खाट से उतार दिया और जबरदस्ती पश्चिमी कमरे में ले जाने लगे। दादी तुरंत खाट से उतरकर रोकने आईं, लेकिन बाबूजी ने उन्हें धक्का देकर किनारे कर दिया। छोटे काका भी बाबूजी को रोकने आए। बाबा, इतनी रात को यह क्या कर रहे हो? बाबूजी ने जैसे सुना ही नहीं। वो मुझे जबरदस्ती खींचते रहे। घर के सब लोग रोकने आए। मैं रोते हुए चिल्लाई, मैं नहीं जाऊंगी। बेशर्म,
बाबूजी की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि शकुंतला काकी की चीख सुनाई दी। गोलू, गोलू कहाँ गया? शकुंतला काकी दीवानों की तरह पूरे घर में गोलू को ढूंढने लगीं। अभी तो वो खाट पर लेटा था, अब गायब कहाँ हो गया? सब लोग गोलू को ढूंढने लगे। कमरे में, आंगन में, हर जगह देखा, लेकिन कहीं नहीं मिला। शकुंतला काकी की आंखें लाल हो गई थीं। उन्होंने एक लात से पश्चिमी कमरे का दरवाजा खोल दिया। हम सब भी अंदर घुस गए। गोलू कहाँ है? गोलू नहीं आया, मैंने नहीं देखा। शकुंतला काकी ने पश्चिमी कमरा उलट पुलट कर देख लिया। गोलू नहीं मिला। जाओ बाहर भी ढूंढो। मैं भी बाहर जाकर ढूंढना चाहती थी, लेकिन बाबूजी ने मना किया। उन्होंने मुझे घर में रहकर रखवाली करने को कहा। आधी रात हो गई। बाबूजी और बाकी सब अभी तक नहीं लौटे। मुझसे रहा नहीं गया। बुढ़िया भिखारन की बातें याद आने लगीं। मैं चुपके से पश्चिमी कमरे की खिड़की के पास गई। अंदर से गड़गड़ चढ़-चढ़ की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। सूरजी, तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी अंदर जा। बाबूजी ने मुझे एक लात मारी और मेरे कपड़े पकड़कर पश्चिमी कमरे में घसीट लाए। जैसे ही मैं अंदर घुसी, एक बहुत तेज खून की बदबू आई और एक सड़ी सी बदबू भी। गोलू मिला? अभी नहीं। नहीं मिला तो तुम यहाँ क्यों आए? देखने आया कि आंगन में है कि नहीं? माँ, मैं फिर जाकर ढूंढता हूँ। सूरजी यहीं रहे। मुझे डर है कि सूरजी भी गुम न हो जाए। बाबूजी की बात सुनते ही बड़ी अम्मा मेरी तरफ मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान बेहद डरावनी और सर्द थी। बड़ी अम्मा ने सिर्फ 3 बार कहा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाबूजी, मैं पश्चिमी कमरे में नहीं जाऊंगी। मेरी बात पूरी होते ही बाबूजी ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा। तेरा गोलू गुम हो गया। न जाने किस जानवर ने उठा लिया। तू चुपचाप यहां रह और अपनी बड़ी अम्मा के साथ सो। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बाबूजी ने मुझे उठाकर खाट पर फेंक दिया और बिना पीछे देखे निकल गए। बाहर से पश्चिमी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। बाबूजी जा चुके थे। मुझे पीठ में ठंडक महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ी अम्मा मुझे घूर रही थीं। सूरजी, जल्दी आ सोने। मैं बड़ी अम्मा के पास जाना नहीं चाहती थी। दरवाजे के पास खड़ी रही। जब मैं नहीं हिली तो बड़ी अम्मा को गुस्सा आ गया। जल्दी सोने आ। मैं डरते डरते धीरे धीरे पास गई और खाट पर बैठ गई, लेकिन बड़ी अम्मा से जितनी दूर हो सके उतनी दूर। बड़ी अम्मा ने एक ठंडी हंसी दी और मेरी तरफ पीठ करके लेट गईं। जल्दी ही मुझे उनके खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन मैं फिर भी नहीं सो पाई। आंखें खुली रखकर छत देखती रही। न जाने कितनी देर बाद नींद ने आंखें बंद कर दी। मैं आधी नींद में थी। तभी उंगलियों में दर्द हुआ, जैसे कुछ काट रहा हो। मैं जागी और बाएं हाथ को उठाकर ध्यान से देखा। सारी उंगलियां सही सलामत थीं। क्या यह सपना था? तभी मुझे लगा कोई ठंडी भयानक आंखें मुझे देख रही हैं। मैंने पलट कर देखा, बड़ी अम्मा मुझे घूर रही थीं। उनकी नजर बेहद अजीब थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंने उन्हें देख लिया है, वो मेरी तरफ उसी डरावनी मुस्कान से मुस्कुराईं। डरावना था। मुझे पूरे सिर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं भागना चाहती थी। अचानक बड़ी अम्मा उठकर बैठ गईं। उन्होंने जेब से वो रक्षा थैली निकाली और हंसते हुए पूछा, सूरजी, ये थैली क्या तुमने मेरी जेब में डाली? मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ी, फिर झट से उठकर बोली, न नहीं, मैंने नहीं डाली। बड़ी अम्मा की आंखें इधर-उधर घूमीं। उनमें एक खतरनाक चालाकी थी। अचानक उन्होंने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और जोर से चिल्लाईं, कानों को चीरने वाली आवाज में, झूठी! गर्दन में दर्द हुआ। बड़ी अम्मा के नाखून मेरी चमड़ी में धंस गए थे। खून की बदबू आई। बहुत दर्द था। चांद की रोशनी में मैंने बड़ी अम्मा का चेहरा साफ देखा। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जैसे पुरानी पेड़ की छाल। उनकी दोनों आंखें अंदर धंसी हुई थीं और लाल-लाल नसों से भरी थीं। उनके नाखून बहुत लंबे थे, 5-6 सेंटीमीटर और काले। ये किसी इंसान खाने वाले पुराने भूत जैसी लग रही थीं। मैं इतनी डर गई कि दिमाग सुन्न हो गया। न नहीं, सच में मैंने नहीं डाली। बड़ी अम्मा काले रंग से हंसीं, फिर बड़े अजीब तरीके से बोलीं, देखो, मैं कौन हूं? ये कहते-कहते उनके चेहरे की चमड़ी उखड़ने लगी और पल भर में वो उसी बुढ़िया भिखारन में बदल गईं। वो मेरी तरफ हंसीं और उनके मुंह से बुढ़िया भिखारन की आवाज आई, बच्ची, मैं 3 दिन से भूखी हूं। क्या तुम वो 2 तोले मांस मुझे दे सकती हो? मैं इतनी डर गई, पैर कांपने लगे और मेरा पेशाब निकल गया। अचानक बड़ी अम्मा ने एक दर्दनाक चीख मारी और मेरी गर्दन छोड़ दी। मैं लुढ़कते-पुढ़कते खिड़की से बाहर कूद गई। बचाओ! भागते-भागते पीछे देखा, बड़ी अम्मा आंगन के गेट पर खड़ी गुस्से से मुझे घूर रही थीं। मेरी चीखें सुनकर पड़ोसी जाग गए। सूरजी, क्या हुआ? बड़ी अम्मा मुझे खाने वाली थीं। ये सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। मैंने सुना, कोई कह रहा था कि बड़ी अम्मा बहुत बूढ़ी हो गई हैं और अब अपनी ही पीढ़ियों को खाती हैं। कोई कह रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सूरजी, तेरे बाबूजी और दादी और गोलू कहाँ हैं? गोलू को ढूंढने गए हैं। वो गुम हो गया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि पीछे से बड़ी अम्मा की आवाज आई, सूरजी बच्चे, क्यों इधर-उधर भाग रही हो? जल्दी घर चलो, सोने। बड़ी अम्मा की आवाज सुनते ही मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैं भीड़ में छुप गई और सिर्फ एक आंख निकाल कर देखा। बड़ी अम्मा के नाखून फिर लंबे हो गए थे, काले और लंबे। बड़ी अम्मा, सूरजी कह रही है कि आप उसे खाने वाली थीं। बकवास है। सूरजी ने बुरा सपना देखा।
वो छोटी बच्ची है, सपने और हकीकत में फ़र्क नहीं समझती। मैं कसकर मोहन चाचा के कपड़े पकड़े थी। डर था कि कहीं वो मुझे बड़ी अम्मा के पास न भेज दें। मुझे यकीन था, ये सपना नहीं था। मेरी गर्दन के पीछे से अभी भी खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा था। मैंने नीचे सिर झुकाकर गाँव वालों को ज़ख्म दिखाया। सब लोग एक पल के लिए चौंक गए और फिर सबने बड़ी अम्मा की तरफ देखा। बड़ी अम्मा का चेहरा बुरा हो गया। उन्होंने अंधेरे में डूबी आवाज़ में कहा, "सूरजी, जल्दी घर चलो।" "मैं नहीं जाऊँगी, आप मुझे खाएँगी?" मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि भीड़ में से बाबूजी की आवाज़ आई, "छोटी कमीनी, फिर आकर तमाशा कर रही है, जल्दी घर चल।" बाबूजी ने मेरा हाथ पकड़ा और वापस घर की तरफ खींचने लगे। मैं उनके सामने कुछ नहीं कर सकती थी। "बाबूजी, बड़ी अम्मा मुझे खाने वाली थीं। देखो, मेरी गर्दन पर खून है, ये बड़ी अम्मा ने ही किया। दिन भर खेलती रहती है, खुद चोट लगाई होगी और मेरी माँ पर दोष लगा रही है। शर्म नहीं आती।" बाबूजी मेरे प्रतिरोध की परवाह किए बिना मुझे घर की ओर घसीट ले गए और बड़ी अम्मा हंसते-मुस्कुराते पीछे-पीछे आ रही थीं। उनकी आंखों में वही धूर्त चमक थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली खौफनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नीचे कमेंट में बताओ, क्या आपके घर में भी कोई बहुत बूढ़ा बुजुर्ग है? और हमारी अगली कहानी में शामिल होने के लिए कमेंट में अपना नाम लिख के मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक अकेले मत रहना।